हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग इंग्लिश के मॉडल सेट पर काम करने जा रहे हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड का इंग्लिश का मॉडल सेट है। ठीक है, जो बिहार बोर्ड के द्वारा अपनी वेबसाइट पर डाला गया है। तो आइए इसके सॉल्यूशंस को देखें, इसके प्रश्न पूछने के तरीके को देखें और किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, इसका भी अध्ययन करते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर जो है आपको जो परीक्षा में प्रश्न आएगा इसी प्रकार का आएगा। ऊपर लिखा रहेगा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको दे दिया गया ये मॉडल सेट है। वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा रहेगा, वो डायरेक्ट इंग्लिश और ये ऑप्शनल कंपलसरी लिखा रहेगा। ऑप्शनल मतलब ये ऑप्शनल है, परीक्षा में आपको इसमें अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना है। और ये कंपलसरी भी है, इसमें एब्सेंट करेंगे तो आपके सब्जेक्ट जो रिज़ल्ट होगा उस पर रोक लग जाएगी। आप देख पा रहे हैं परीक्षा 3 घंटा 15 मिनट की है और ये फुल मार्क्स 100 मार्क्स का है। तो यहाँ पर अब आप चलिए हम काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को देख लें ताकि आप परीक्षा के विषय को समझ जाएं। यहाँ पर कहा गया है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल। मतलब जितना आपने अभ्यास किया है, जितना आपने प्रैक्टिस किया है, उस प्रैक्टिस के अनुसार से आपको जो है अपने शब्दों में प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर है फिगर इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट्स फुल मार्क्स। मतलब कि जो भी राइट हैंड साइड में आपके पास जो फिगर लिखे होंगे, मतलब यहाँ जितने भी प्रश्न होंगे उसके राइट हैंड साइड में कुछ कुछ नंबर लिखे हैं, वो फुल मार्क्स को बताता है। इसमें जो है कितने अंक का कौन सा प्रश्न है ये उसको बताता है। फिर वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस कैंडिडेट शुड अडेयर टू द वर्ड लिमिट एज फार एज पॉसिबल। यहाँ पर कहा गया है कि जो भी बच्चे हैं वो अपने वर्ड लिमिट में ही सीमित रहें। जितने शब्दों में कहा जा रहा है कोशिश करें उतने ही शब्दों में वो प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ है एक्स्ट्रा 15 मिनट टाइम जो है वो दिया गया है कैंडिडेट को, ताकि वो प्रश्न को पढ़ सकें ध्यानपूर्वक। ऑल प्रश्न क्वेश्चन आर कंपलसरी। हर सवाल जो है इसमें अनिवार्य है, कोई भी ऑप्शनल नहीं होगा। यूज़ ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड। मतलब किसी भी तरह का विद्युत उपकरण आप उपयोग में नहीं ला सकते। उसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ बताई गई हैं कि क्वेश्चन जो है 2 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको उसमें से केवल 50 बनाने। ये बिहार बोर्ड ने इस बार पैटर्न चेंज किया है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 50 आपको बनाने हैं। इन केस मोर देन 50 क्वेश्चंस आर आंसर्ड ओनली द फर्स्ट 50 विल बी इवेल्युएटेड। अगर आप 50 से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो उसमें से केवल जो शुरू के 50 आपने बनाए होंगे उसी का मूल्यांकन करेगी बिहार सरकार, नहीं तो बाकी सब छोड़ देगी। डार्कन द सर्कल विद ब्लू ब्लैक बॉल पेन अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑन OMR आंसर सीट प्रोवाइडेड टू यू। जो आपको OMR दिया जाएगा उसी पर आप जो है उसको डार्क करेंगे। डू नॉट यूज़ वाइटनर लिक्विड ब्लेड नेल्स। किसी भी तरह का उसको खुरचने का उखाड़ने का कोशिश मत कीजिएगा, या फिर आपको अगर ऐसा करते हैं तो आपकी OMR सीट जो है वो रुक जाएगी, जांच उसकी नहीं होगी और आपका ये गलत हो सकता है। ठीक है, सेक्शन बी में देखिए क्या है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे, जिसमें कि 2 प्रोज जो कि 7-7 नंबर के होंगे, 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री, एक पोइट्री से निकाला हुआ एक अंश होगा जो कि 6 मार्क्स का होगा। तो ये 7 7 14 6 20 नंबर हो गया। ठीक है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, 20 नंबर 70 हो गया। और अपार्ट फ्रॉम दीज 4 क्वेश्चन विल राइट ऑन राइटिंग स्किल। 4 क्वेश्चन होंगे आपको लिखने वाले, जिसमें कि सारे 5-5 नंबर के होंगे। इसमें आपका जो है एक पैराग्राफ मतलब लिखने के लिए आएगा जो 60 से 70 शब्दों में होगा, ऐसे होगा, लेटर होगा, यही सब होगा। ठीक है, इसके अलावा भी आपके पास कुछ अल्टरनेट इसमें दिए जाएंगे, मतलब कि आप इसे बनाएं या उससे बनाएं, जो भी हैं। देयर आर 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो है 10 जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, जिसमें से मात्र जो है 5 बनाने हैं और ये सब 2-2 नंबर के होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 20 नंबर का ये जो है डिस्क्रिप्शन लिखने वाला, और साथ ही साथ 20 नंबर का ये आपका जो है राइटिंग स्किल में आएगा, और 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 100 नंबर यहाँ पूरे होते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं सेक्शन ए को। सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी होंगे ऑब्जेक्टिव उसी को बनाना है। 100 क्वेश्चन है, 50 बनाना है। चलिए अब ध्यान दें। पहला क्वेश्चन 1 से 36 तक, ये आपको जो किताब है पुस्तक आपके उससे दी गई है।
जैसे कि पहला क्वेश्चन है, टोनी मॉरिसन इज़ ऑथर ऑफ। टोनी मॉरिसन किस कहानी को लिखी हुई हैं? तो यहाँ आपको जो है इसका उत्तर पता है, ये है वंस अपॉन ए टाइम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। फिर है, सिविलाइजेशन हैज़ चेंज्ड एंड ग्रोन इन डैश। सिविलाइजेशन कहाँ चेंज हुआ है और ग्रो किया है? ये है इंडिया में। और यहाँ पर बुक में जब आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन में दिखेगा इंडिया एंड सम एक्सटेंट ऑफ चाइना, मतलब चाइना के भी कुछ हिस्से में, लेकिन यहाँ चाइना ऑप्शन में नहीं है, इंडिया मारेंगे। तीसरा प्रश्न है, ओल्ड वुमन आई होल्ड इन माई हैंड ए बर्ड। ये जो कथन है कि बूढ़ी महिला मैंने अपने हाथ में एक पक्षी पकड़ा, ये कौन से कहानी का है? तो ये जो है वंस अपॉन ए टाइम टोनी मॉरिसन का ही लिखा हुआ है, उसी में है। उसके बाद यहाँ आप देखते हैं कि स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। यहाँ पर ये लिविंग हो जाएगा, मतलब कि धीमी सोच वाले व्यक्ति आजीविका प्राप्त करने में असमर्थ हैं, अपाहिज हैं। फिर है, डैश हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ आवर टाइम्स। तो ये आ जाएगा सिनेमा। सिनेमा ये जो है आपके जो है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, सत्यजीत रे की लिखी हुई कहानी में से है। इसमें बताया गया कि सिनेमा जो है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे समय में विकसित हुई है। ठीक है। फिर है, द पीपल ऑफ बर्मा सेक्रीफाइज्ड एवरीथिंग इन द परस्यू ऑफ ए डैश बर्मा। तो यहाँ डेमोक्रेटिक बर्मा हो जाएगा कि बर्मा के लोगों ने अपना सब कुछ बलिदान दे दिया एक गणतंत्र बर्मा बनाने के लिए। ये कहाँ, ये जो है आपका एक्सेप्टेंस स्पीच आंग सान सू की लिखी हुई कहानी में से है। ठीक है। फिर है, डैश इज़ द मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तो यहाँ पर है वाइटिलिटी होगा। ठीक है। वाइटिलिटी इज़ द मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है। द इंडियन सिनेमा ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड डैश ऑफ साइंस। तो यहाँ लॉजिक भरा जाएगा कि भारतीय सिनेमा में विज्ञान के ठंडे पड़ चुके लॉजिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हैज़ बिन डेराइव्ड फ्रॉम, जो ये कहानी है इस द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ये जो कहानी है जो कि आपके यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हुमायूं कबीर हैं, तो वही बोल रहे इसका रिटर्न डिलीवर्ड बाय, ये किसने दी थी ये स्पीच? तो ये हुमायूं कबीर ने दी थी। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इस, इंडियन कल्चर का जो है सबसे ध्यान देने वाली बात, एक रिमार्केबल फीचर क्या है इसका? तो इसका है आपका स्पिरिट ऑफ अंडरलेइंग यूनिटी, मतलब एकता, समग्र एकता इसे कहते हैं। समग्र एकता जो है भारतीय लोगों की, भारतीय कल्चर की एक बहुत ही पहचान में आने वाली चीज़ है। फिर द गर्ल इन वंस अपॉन अ टाइम जो कहानी है उसमें जो लड़की है, ठीक है, आपको याद होगा वंस अपॉन अ टाइम टोनी मॉरिसन जो यहाँ पर वो गर्ल के बारे में एक बताते हैं जो कि गाड़ी में होती है और लोगों में कुछ चीज़ें बांट रही है। तो यहाँ पूछ रही है वो ब्रेड और क्या बांट रही है? तो वो है पीसेस ऑफ मीट। ठीक है, ब्रेड और मीट के टुकड़े बांट रही है। ठीक। फिर एरिस, यहाँ एरिस से तात्पर्य है अलेक्जेंडर एरिस का, आंग सान सू की के पुत्र। ठीक है। इन एक्सेप्टेंस स्पीच सेज दैट द नोबेल प्राइज एपिटोमाइज्ड द आइडियल्स ऑफ पीस। यहाँ पर पीस को दिखाया जाएगा कि जो एक्सेप्टेंस स्पीच कहानी है इसमें नोबेल प्राइज़ जो दिया जा रहा है ये किस चीज़ के आइडिया के लिए, विचारधारा के लिए दिया जा रहा है? तो शांति के लिए दिया जा रहा है। ठीक है। सिविलाइजेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर। तो यहाँ पर सोसाइटी भरा जाएगा। सिविलाइजेशन सभ्यता जो है एक संस्था है जो कि किसी जगह पर लोगों की संस्कृति के परिस्थिति को बताती है। ठीक है, जो लोगों की परिस्थिति संस्कृति की क्या है उसको बताती है। Who told the crowd that the two little girls were wiser than them? भीड़ को किसने बताया कि जो ये दो बच्चियां हैं अकुल्या और मलाशा, ये जो है आपका लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन कहानी से, लियो टॉल्स्टॉय की लिखी हुई कहानी है। इस कहानी में कि ये दो बच्चियों के बारे में जिसका जिक्र किया गया, तो कौन बता रहा था कि ये दोनों बच्चियां जो हैं ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं बड़े लोगों से? तो ये कहलाती है अकुल्या की दादी माँ। ठीक है, जो एक बूढ़ी महिला थी इस कहानी में जिक्र किया गया था, अकुल्या की दादी माँ थी वो, उसी ने कहा था।
फिर है द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स बट द एलिप्स डैश इज़ फ्रॉम, ये जो कहानी है कि तुम्हारे लैंपों की चमक, तुम्हारे जो प्रकाश स्रोत हैं उनकी चमक जो है वो हमारे दीपक मतलब जो ग्रहण है उसकी चमक से फीके पड़ जाएंगे। ये जो पंक्ति है ये किस कहानी, किस कविता से ली गई है? तो कविता का नाम है इसमें गॉड मेड द कंट्री, विलियम कूपर के द्वारा लिखी गई है। द पोएट ओड ऑन सॉलिट्यूड, ओड ऑन सॉलिट्यूड जो है ये जो कविता है जो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है, इसमें पोएट जो है वो क्या चाहते हैं, वांट्स टू लिव अनसीन एंड डैश, अनसीन एंड अननोन हो जाएगा, ठीक है। वो अनदेखे और अनजाने जीना चाहते हैं, ठीक है, किसी से जाने में नहीं आना चाहते, किसी के पहचान में नहीं आना चाहते हैं। अगला है द पॉलीथीन बैग डज नॉट गेट डैश, पॉलीथीन बैग डैश नहीं होता है। पॉलीथीन बैग जो कहानी है ये दुर्गा प्रसाद पंडा के द्वारा लिखी गई है, तो इसमें जो डज नॉट गेट डिजॉल्व, इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। फिर है यू एंड हर वन थिंग, यू आस्क हर वन थिंग सी स्पीक्स ऑफ अनदर, ये जो है कविता जो है इसका नाम है थिनर देन द क्रिसेंट, विद्यापति के द्वारा लिखी गई कविता का ये भाग है, जिसमें कहते हैं एक लेखक कि विद्यापति, अगर लेखक जो भी है वो अगर राधा से कुछ भी पूछें, वो पूछा कुछ और जाता है, वो जवाब कुछ और देती है, और वो सुध में नहीं है, वो कृष्ण के माया में खोई हुई है। तो यहाँ पर कहानी का नाम हो जाएगा थिनर देन द क्रिसेंट, इसी कविता की ये पंक्ति है। द शेड ऑफ मैंगो बर्न, मतलब कि आम की जो छाया है वो जल रही है, वो किस कविता का है? ये है आपका कोयल कविता का। ये कोयल जो कविता है ये पूरन सिंह के द्वारा लिखी गई बहुत इंपॉर्टेंट कविता है, इसको आप देख लीजिएगा कविता को। द रिच मैन फेल्ट होम लेफ्ट होम बिकॉज ही वॉन्टेड टू अर्न डैश, जो अमीर आदमी था, ये इम्प्टी हर्ट पेरियास्वामी थुरन की कहानी का है कि जो अमीर आदमी था वो अपने घर को छोड़कर चला जाता है क्योंकि वह डैश कमाना चाहता है। क्या कमाना चाहता है? ज्ञान नहीं, वो रिस्पेक्ट भी नहीं कमाना चाहता है, वो मनी कमाना चाहता है। और एक मिनट, यहाँ पर मनी और गोल्ड दोनों हो जाएंगे, यहाँ पर जो है गोल्ड को आप भरेंगे क्योंकि वो आपको पता होगा इस कविता में जो है क्या होगा कि आपको पता था इस कविता में 7 मटकों को भर करके, चांदी के मटके थे, उसको भर करके उस इच्छा पूर्ति पेड़ ने उसे दिया था, जबकि 8वां मटका खाली था। तो उस खाली मटके में सोने को भरने के लिए उसने अपना घर बार सब त्याग दिया। अगला कहानी है द चिल्ड्रन यूज टू लिसन टू मार्था लेइंग इन देयर डैश, तो यहाँ पर बच्चे जो थे मार्था की जो कविता सुनते थे, मार्था वाल्टर डेलामारे की कविता है, तो इस कविता में मार्था जो थे वो बच्चे उनकी कविता जो सुना करते वो कैसे सुनते थे, तो वो अपने एल्बो, अपनी केहूनी पर ज़मीन पर टिका देते थे और उस पर हथेली पर अपना सर रख करके उसकी कविता सुनते थे, ठीक है। द ग्रीन गार्डन डैश द कोयल हर्ट, जो ग्रीन गार्डन है, जितनी हरियाली बगीचे में होती है उससे कोयल का हृदय और कितना होता है, तो ये जलता है, इसका उत्तर हो जाएगा ये बर्न्स। देखिए हाँ, डी नंबर ऑप्शन है इसका, बर्न्स। उसके बाद है हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर, ये भी थिनर देन द क्रिसेंट का जो है कविता का है। यहाँ पर हर जो है किसके लिए आया है, तो हर जो है उसके लिए, राधा के लिए आया है, ठीक है। राधा ही रो रही थी कृष्ण से मिलने के लिए और उसकी आंखों से जो बहते हुए नीर थे वो नदी का रूप ले रहे थे। ये उसकी सहेलियों के अनुसार, जब सहेली ने रिपोर्ट की कृष्ण जी को तो वहाँ पर उन्होंने ये बताया। फिर है इलांता मिज़ा हैज़ बिन रिटन बाय इलांता मिज़ा, इसके बारे में मुझे अभी फ़िलहाल आइडिया नहीं है, मैं इसके बारे में पता करके आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये कविता जो है पेरियास्वामी थुरन की होनी चाहिए। आप रुकें थोड़ा सा, मैं इसको बताता हूँ आपको कि ये क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये पेरियास्वामी थुरन ही होना चाहिए। एक मिनट, इलांता मिज़ा, हाँ यस, ये पेरियास्वामी थुरन ही है, तो ये पेरियास्वामी थुरन की लिखी कविता है इलांता मिज़ा, ठीक है। फिर द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स फायर मी ऑल द मोर, तो यहाँ पर जो है आम के बगीचे का जो दृश्य है ये मेरे अंदर और आग भरता है। ये कौन सी कविता का है, तो ये कोयल कविता का है। कोयल जो है जब देखती है लेखक मतलब आम के बगीचे को, तो उसके अंदर और भी ज़्यादा ज्वाला भड़क उठती है। युगवाणी वाज एडिटेड बाय, युगवाणी जो एक रचना है, ये इसके एडिटर कौन है, तो इसमें भी थोड़ा सा संदेह है। मेरे ख्याल से इसका जो राइटर होना चाहिए ये लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा होने चाहिए। ठीक है, मैं इसको एक बार देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। युगवाणी
21। युगवाणी, नहीं युगवाणी तो ये तो पूरन सिंह नहीं है इसमें। पेरियासामी थुरन हो सकते हैं क्या? अलेक्जेंडर पोप भी नहीं होंगे इसमें ही। अलेक्जेंडर पोप भी नहीं होंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, नहीं ये भी नहीं है। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ही मेरे ख्याल से होना चाहिए इसका उत्तर। मैं आपकी कंफर्म कर दे रहा हूँ। यस, मेरा जवाब सही है। ये लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ही हैं जो युगवाणी के एडिटर रहे हैं। ठीक है। फिर एक क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ डैश। क्वालिटी जो है किसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर बूट्स की जो है जूतों की क्वालिटी की बात करते हैं। ये कहानी जो है आपने पढ़ी है, क्वालिटी, जिसमें गैजलर ब्रदर्स होते हैं, दो भाई जो जूता बनाते हैं, और वही लोग जो है जूते की क्वालिटी के विषय में लोगों से बात करते हैं और अपने विचारों को रखते हैं। इस कहानी को आपने पढ़ा था, मैंने इसके वीडियो भी डाली हुई है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये मैंने पूरे बुक को समाप्त किया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। वैसे ये कहानी जो है, जो क्वालिटी कहानी है, ये लिखी गई है जॉन गेल्सवर्थी के द्वारा। फिर है द कुक इन द स्टोरी सन एंड मून। सन एंड मून जो कहानी है, जो कि आपके कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखी गई है, इस कहानी में जो कुक है वो क्या है? इन द स्टोरी सन एंड मून इज मिनी। यहाँ पर मिनी जो है वही कुक है। मेरे ख्याल से तो मिनी ही है। मैं इसको देख लेता हूँ। ये थोड़ा सा डीप सी इस बार लगता है क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो इतनी गहराई से कभी मैंने क्वेश्चन को देखा नहीं है, लेकिन बोर्ड की जो प्रश्न होते हैं वो इससे हल्के ही होते हैं। मिनी 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 बट द कोर्स द प्लेस वॉज इन किचन, देर वॉज अ मैन हेल्पिंग द कैब। मिनी, यस मिनी ही है जो कि कुक है। ठीक है। The narrator in Love Defiled realizes that he was not dash enough to become an IAS officer। तो यहाँ पर जो नरेटर थे, लेखक थे इस कहानी में, जिसका नाम था लव डिफिल्ड, और ये गिरधर झा के द्वारा लिखी गई कहानी थी। इस कहानी में लेखक जो हैं वो क्या समझते हैं कि वो ज़्यादा पर्याप्त डैश नहीं है एक IAS अधिकारी बनने के लिए। तो क्या नहीं है? तो इसमें जो है इंटेलिजेंट होना चाहिए। वो खुद को इंटेलिजेंट नहीं समझते, इतना बुद्धिमान नहीं समझते हैं कि वो एक IAS अधिकारी बन सकें। ठीक है। एक मिनट, इसको भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ, आपको गलत आंसर नहीं बताऊँगा मैं। अभी तक तो जितने बताया मैंने सही बताया है। नरेटर इसमें आपका जो है इंटेलिजेंट ही होगा। यस, इंटेलिजेंट ही है इसका, जो कि वो मानते हैं कि वो इतना ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है कि वो एक IAS अधिकारी बन सके। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर है कि इन द बेट, ये जो द बेट कहानी है उसमें आपका डैश रीड्स ओनली, द प्रिजनर रीड्स ओनली डैश आफ्टर द 10th ईयर। 10वें साल के बाद जो है, जो बेट कहानी में रीडर था, मतलब कि प्रिजनर, मतलब वो जो वकील था, वो वकील किस तरह की पुस्तकें पढ़ रहा था, मतलब कि अपने 10वें साल, जब 10 साल उसके कैद के हो गए, तो वो जो है किस तरह की पुस्तकें पढ़ रहा था। तो वो जो है आपका जो है सिर्फ न्यू टेस्टामेंट्स, ये जो है नए नए प्रयोगों को पढ़ रहा था, द न्यू टेस्टामेंट्स को पढ़ रहा था। ठीक है। द ड्राइंग रूम इन सन एंड मून वाज फुल ऑफ डैश। जो ड्राइंग रूम था वो सन एंड मून कहानी में किन के द्वारा भर दिया गया? तो ये तो गेस्ट के द्वारा, बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे उनके घर पे, पार्टी होने वाली थी, तो उनके द्वारा भर दिया गया था। द डाउटर इन टू हॉरिजन्स फील्स ए ह्यूज डैश इनसाइड। यहाँ पर जो डाउटर है टू हॉराइजन कहानी में,
ठीक है, बिना पानी मोहनते की जो कहानी है, इसमें वो अंदर से कैसा महसूस करती है, तो ये जो है अंदर से एम्प्टीनेस, खालीपन महसूस करती है, ठीक है। फिर है मून शू वेयर डैश इन कलर, मून के जूते जो है डैश कलर में थे, तो वाइट कलर के थे, ठीक है। उसके ऊपर एक मोटा सा फूल भी था। द मदर वांट्स हर डॉटर टू सीक डैश विद इन हर सेल्फ, तो ये जो है आपका टू होराइजन कहानी का ये जो माँ है वो चाहती है अपनी बेटी में कि उसके अंदर जो है डैश आ जाए विथ हर सेल्फ, मतलब वो अपने अंदर डैश को तलाशने के लिए कह रही है। तो अपने अंतर जो है फुलफिलमेंट को तलाशने के लिए कह रही है, मतलब संतुष्टि को तलाशने के लिए कहती है, ठीक है। जितना वो संतुष्ट होने करेगी, असंतुष्ट होगी उतना वो संतोष के नज़दीक होगी, ठीक है, ये कहती है। मेकिंग शू अकॉर्डिंग टू मिस्टर गैजलर इज़ एन आर्ट, इसमें आर्ट हो जाएगा। वहाँ देखिए मिस्टर गैजलर के स्पेलिंग में ARDT लिखा है, ये आर्ट वो कहते थे उसको, तो ये आर्ट है, मतलब मिस्टर गैजलर के अनुसार जूता बनाना एक कला है, ठीक है। फिर है द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द बेट वेर डिसाइडेड बाय द बैंकर एट द डैश, तो यहाँ पर जो है जो टर्म एंड कंडीशन रखे गए थे उस मतलब द बेट कहानी में, वो बैंकर के द्वारा और किसके द्वारा सोचे गए थे, तो वो लॉयर के द्वारा सोचे गए थे। बैंकर और लॉयर ही थे, ये दो लोग थे। उसके बाद हम बच्चों आते हैं एक्टिव और पैसिव में। यहाँ पर पैसिव बनाना है हमें, कैन यू ब्रेक दिस स्टिक, कैन यू ब्रेक दिस स्टिक का पैसिव क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने एक्टिव पैसिव शुरू नहीं किया है, आज हो सकता है रात में ये वीडियो के बाद एक्टिव पैसिव की वीडियो डालूंगा, तो ध्यान से देखेंगे एक्टिव पैसिव कैसे बनता है। तो कैन यू ब्रेक दिस स्टिक, तो कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन बाय हिम, कैन ही ब्रेक था, सॉरी, तो कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन बाय हिम, यहाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्टिव वॉइस बनाना है अब इसको, आई वॉज शॉक्ड एट दिस न्यूज़, तो यहाँ हो जाएगा दिस न्यूज़ शॉक्ड मी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दिस न्यूज़ शॉक्ड मी। पैसिव वॉइस ऑफ एवरीबडी नोज मी, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, तो आई एम नोन टू एवरीबडी, आई एम नोन टू एवरीबडी, ये हो जाएगा। एक्टिव वॉइस बनाना है, द नीडी शुड बी हेल्प्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा वी शुड हेल्प द नीडी, ऑप्शन नंबर बी, वी शुड हेल्प द नीडी। फिर आप यहाँ देखें, ही सेड यू आर ए ग्रेट फूल, इसको हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, तो ही सेड दैट, और यहाँ पर यू आर ए ग्रेटफुल है। यहाँ पर आपको मैं कुछ नियम बताऊंगा, जब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ाऊंगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा। दैट ही वॉज ए ग्रेटफुल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज ए ग्रेटफुल। इसका नियम जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा मैं कैसे कर रहा हूँ, आगे बताऊँगा मैं। ही सेड टू मी द मैन विल कम टुमारो, तो ही टोल्ड मी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख रहे हैं आप, टोल्ड सी में ही लिखा हुआ है, तो यही हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट द मैन वुड कम द नेक्स्ट डे, ऑप्शन नंबर सी। रीता सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, रीता रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, तो यहाँ रिक्वेस्टेड हो जाएगा, तो रीटा रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, यहाँ जब प्लीज़ लग जाता है तो वो रिक्वेस्ट को संबोधित करता है, तो यही एक है। फिर सी सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो सी सेज टू मी है, सॉरी, तो सेज को हम टेल्स में बदलते हैं, सी टेल्स मी, टेल्स तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में, तो यही उत्तर हो जाएगा, सी टेल्स मी दैट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। इसमें सही सही वर्ब फॉर्म को चुनना है, तो यहाँ पर आपके टेंस की नॉलेज देखी जाएगी कि यहाँ पर आपने टेंस को कितने बढ़िया से पढ़ा है। तो आई डैश इन द मॉर्निंग, आई वॉक इन द मॉर्निंग, या फिर आई वॉकड इन द मॉर्निंग, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो आई समय सूचक शब्द भी यहाँ पर दिया है, आई वॉकिंग नहीं होगा, तो वॉक और वॉकड दोनों हो सकते हैं, आई वॉकड इन द मॉर्निंग। यहाँ पर बिहार बोर्ड ने ये गड़बड़ कर दी है, ऐसे में तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप जो है पहले ऑप्शन ए को चुनिएगा, आई वॉक इन द मॉर्निंग। फिर है ही नेवर टेल्स ए लाई, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ही नेवर टेल्स ए लाई। फिर है आई डैश दिस प्लेस बिफोर ही कम्स, आई विल लीव दिस प्लेस बिफोर ही कम्स, यहाँ विल लीव बढ़ जाएगा कि मैं इस जगह को छोड़ दूंगा उससे पहले कि वो आए, ठीक है। फिर है ही इज़ डैश टू बाय ए फ्लैट, ही इज़ गोइंग टू बाय ए फ्लैट, यहाँ पर
गोइंग लग जाएगा, उसके बाद टू प्लस V1, ये इन्फिनेटिव वाला फॉर्मूला है जो मैंने बताया था कि जब दो वर्ब आएंगे तो पहला वर्ब जो है आपका इज एम आर के साथ वर्ब ING लगता है वो लगाएंगे, और दूसरा जो है टू प्लस V1 के रूप में। इसमें आपको सुटेबल प्रीपोजिशन चुनना है। प्रीपोजिशन को लगाना है कम एंड सिट विथ मी, यहाँ पर पहला में विथ हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। फिर ही इज़ बेंट डैश टेकिंग रिवेंज, ही इज़ बेंट फॉर टेकिंग रिवेंज, ठीक है, यहाँ फॉर हो जाएगा, मतलब कि वो जो है एक बदला लेने के लिए इच्छुक हो चुका है। फिर है ही प्रोहिबिटेड मी डैश गोइंग टू मूवी, ही प्रोहिबिट मी, इसमें हो जाएगा फॉर होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन नहीं दिया है। ही प्रोहिबिटेड मी इन गोइंग टू मूवी, नहीं, ही प्रोहिबिट मी फ्रॉम डाल दीजिएगा, इसमें फ्रॉम ही हो जाएगा, फ्रॉम गोइंग टू मूवी। फिर है वर्क, हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, यहाँ की टू सक्सेस होगा ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ पर आपको स्पेलिंग का करेक्शन करना है। पहला शब्द है प्रोग्रेस, PROGRESS, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रोग्रेस। अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, तो ये भी पहला ही ऑप्शन है। फिर है एडेप्टेड, ADAPTED, ये आपका सी नंबर ऑप्शन है। और फिर सिंपैथी, SYMPATHY, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है कुछ सेंटेंसेस हैं, दरवाज़ा बंद करो, शट द डोर, ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा शट द डोर का दरवाज़ा बंद करो का। फिर रोगी को बचाया नहीं जा सकता है, द पेशेंट कैन नॉट बी सेव्ड, ये आपका जो है पैसिव वॉइस इसमें बनाया हुआ सेंटेंस है, द पेशेंट कैन नॉट बी सेव्ड। फिर है सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, तो यहाँ पर देयर वेयर से बनना चाहिए, यस, ऑप्शन नंबर डी है, देयर वेयर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। हम लोग मैच जीत सकते थे, यहाँ पर जीत सकते हैं, सॉरी, हम लोग मैच जीत सकते हैं, वी कैन हो जाएगा, वी कैन विन द मैच, तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अब यहाँ पर जो है फिर से आपके कुछ बुक के क्वेश्चंस को डाला गया है, ग्रामर के बाद फिर से बुक्स आ गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि 100 ऑब्जेक्टिव इस बार पूछे जाएंगे, तो 60 के बाद फिर से यहाँ पर बुक का ही डाला गया है। हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, जीवन की तेज़ गति किन्हें पसंद नहीं थी, डिडंट डिसलाइक, तो यहाँ पर आपका द ऑथर हो जाएगा, कॉर्न मर्चेंट नहीं होगा, इसका उत्तर ऑथर होगा, ऑथर को तेज़ गति नापसंद नहीं थी, ठीक है। यहाँ डिसलाइक की बात हो रहा है, ठीक है, उसको तेज़ गति नापसंद नहीं थी, उसको तेज़ गति पसंद थी। आपको पता है ये 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाते थे। फिर वेयर वाज मिस ग्रीनी पाइलिंग न्यूज़पेपर, मिस ग्रीनी न्यूज़पेपर को कहाँ जमा करके रखती थी, नेक्स्ट टू द हर गार्बेज बैग, अपने कचरे के 2 बड़े थैलों के बगल में। फिर है विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग टू इन द पेस ऑफ फॉर लिविंग, पेस फॉर लिविंग कहानी में लेखक खुद को किस जाति का बताते हैं, तो ये स्लो थिंकर्स हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर है व्हाट डज मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन टू से टू जिम, मी एंड द इकोलॉजी बिट, मिस्टर विलियम्स जो हैं वो जिम से क्या कहना चाहते थे, वो ये बताना चाहते थे कि उनका जो कंपोस्ट है बनाया हुआ वो पूरी गली में महकता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंपोस्ट स्टिंक्स इन द होल स्ट्रीट, ठीक है। फिर हाउ मैनी वॉन्ट्स डिड द स्क्वायरल हैव इन गिल्लू, गिल्लू कहानी में गिलहरी जो थी गिल्लू, उसको कितनी चोटें थी, तो उसको 2 चोटें थी जो कि कौवों के द्वारा चोंच मारने के कारण हो गई थी। फिर है डैश यूनिवर्सिटी कन्फर्ड बाय ऑनरेरी डॉक्टरेट ऑन सत्यजीत रे, सत्यजीत रे को डॉक्टरेट की उपाधि किस यूनिवर्सिटी ने दी थी, तो सत्यजीत रे को डॉक्टरेट की उपाधि जो है वो मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा जरा सा। सत्यजीत रे को डॉक्टरेट की उपाधि दी थी आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आंग सान सू की इज़ अ डैश, तो ये आपका हो जाएगा प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, ठीक है, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है ये। फिर व्हेन डिड टोनी मैरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज़, तो ये नोबेल प्राइज़ टोनी मैरिसन को कब मिला था, तो ये टोनी मैरिसन को जो नोबेल प्राइज़ मिला था ये तो ऐसे तो कहा गया कि 10 दिसंबर 1991 था, ठीक है, और इसी दिन उनको नोबेल प्राइज़ मतलब कि क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज़ उसको 1991 में ही मिला। ये ऑप्शन इसके सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है।
जैसे कि मैं आपको किताब के स्टेटमेंट के तहत बताऊं तो वहाँ पर उनको रेफ्टो प्राइज़ जो है और शेरवॉक जो प्राइज़ था ये फ्रीडम के लिए, फॉर फ्रीडम ऑफ थाट्स, मतलब विचारों की आज़ादी के लिए, ये 2 प्राइज़ जो है 1990 में मिले थे। ठीक है। एंड द नोबेल पीस प्राइज़ इन 1991, और जो पीस प्राइज़ था, शांति पुरस्कार था, नोबेल प्राइज़, ये उनको 1991 मिला था। इसका सारा ऑप्शन गलत है। ठीक है। When is the name of the political party headed by Aung San Suu Kyi? What is the name of, सॉरी, यहाँ पर जो है पॉलिटिकल पार्टी का नाम पूछा जा रहा है कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी का जो है लीडर थी। तो इसका नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। ये ऑप्शन नंबर बी है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। फिर है डैश वेयर कंसीडर्ड द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे पुराने आक्रमणकारी किन्हें माना जाता है? तो ये आर्य लोगों को माना जाता है, आर्यंस को माना जाता है। फिर वेयर डज द कोयल कॉन्सील इट सेल्फ। कोयल जो है अपने आप को कहाँ छुपा कर रख रही है, मतलब कि कहाँ पर वो अपने आप को दबाए हुए है। ठीक है। तो आप उस जगह को मतलब कि जानते हैं, ये पत्तों के, आम के पत्तों के बीच है, जो है अपने आप को छुपाए हुए है, तो इन मैंगो लीव्स हो जाएगा। फिर है व्हाट डज द पॉटर बॉडी इमिट्स। पॉटर, जो पॉटर मतलब सामान को ढोने वाला, मालवाहक, वो ये जो स्लीपिंग पॉटर कहानी का है, तो उसके शरीर से क्या निकल रहा है? तो सल्फर लाइक स्मेल, गंधक जैसी महक आ रही है। फिर द ऑथर इन एलर्जी टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैश। एलर्जी कहानी में जो है लेखक वो अलग अलग तरह के डैश के विषय में बात करते हैं। तो एलर्जी कहानी है तो एलर्जी के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है। एलर्जीज। टू होराइजन हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम ओरिया इनटू इंग्लिश बाय डैश। जो टू होराइजन्स कहानी है, ठीक है, ये ओरिया से अंग्रेजी में किस लेखक के द्वारा जो है ये ट्रांसलेट की गई है? तो ओरिया से अंग्रेजी में जो है यहाँ पर बीना पांडे मोहंते जो है उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और नहीं, सॉरी, ये बीना पानी मोहंते नहीं है, ये आपका जयंता महापात्रा है। जयंता महापात्रा ने इसको ओरिया से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ठीक है। ये मुझसे गलती हो गई, इसको सही कर लेंगे, जयंता महापात्रा है उसका उत्तर। फिर लव डिफिल्ट इज अ स्टोरी अबाउट द नरेटर एंड हिज गर्लफ्रेंड। तो इसमें गर्लफ्रेंड हो जाएगा। ठीक है। लेखक जो है और उनके गर्लफ्रेंड के बारे में ये कहानी है, लव डिफिल्ट। द एम्प्टी हर्ट टेल्स अस अबाउट डैश। एम्प्टी हर्ट किस चीज़ के बारे में बताता है? तो ये ग्रीड के बारे में, लालच के बारे में बताता है। बहुत ज़्यादा लालची था वो व्यक्ति। फिर द पोएम पॉलिथीन बैग व्हाट कीप्स कमिंग अगेन एंड अगेन। ये जो पोएम है, ठीक है, जो इम्पटी पॉलीथीन बैग जो है, ये दुर्गा प्रसाद पंडा की ये कविता है। ठीक है। इस कविता में क्या चीज़ है जो बार बार आती रहती है, एक के बाद एक बार वो आती ही रहती है? तो यहाँ पर हो जाएगा पेन काउज्ड बाय द हर्ट। चोट के द्वारा जो मिला गया दर्द है वो बार बार आता ही रहता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन के लेखक कौन है? तो ये लियो टॉल्स्टॉय है, ऑप्शन नंबर सी है। अकॉर्डिंग टू द पोएट गॉड मेड द कंट्री हु मेड द टाउन। लेखक के अनुसार जो गॉड मेड द कंट्री जो पोएम है उसमें लेखक के अनुसार शहर का निर्माण किसने किया? तो मैन। इसका उत्तर ऑप्शन मैन होगा, डी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पोप, यहाँ पर पोप से जो है अर्थ होता है अलेक्जेंडर पोप का। ठीक है। अलेक्जेंडर पोप की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि ओड ऑन सॉलिट्यूड के लेखक हैं। पोप के अनुसार ए मैन इज़ हैप्पी इफ़ ही इज़ डैश। यहाँ पर कॉन्टेंटेड मतलब संतुष्ट, एक व्यक्ति संतुष्ट होता है तभी वो सुखी होता है। ठीक है। कॉन्टेंटेड ऑप्शन बी होगा इसका। विच वर्क ऑफ प्रेमचंद वॉज बैंड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी कहानी लिखी हुई थी प्रेमचंद के द्वारा जिसे बैन कर दिया गया? तो ये आपका सोजे वतन है, ऑप्शन नंबर बी। फिर इट वॉज डैश टू गो टू हिम वेरी ऑफन। तो यहाँ पर ये मिस्टर गैजलर, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्वालिटी कहानी का है। ठीक है। तो इसमें जो है जॉन गैल्सवर्थ इसके लेखक हैं। यहाँ पर जो है कहा जा रहा है, ये कहानी में कहा गया था कि ये मिस्टर गैजलर के पास जा पाना ये संभव था, या मतलब इट वाज डैश टू गो हिम, मतलब कि वहाँ पर जा पाना बार बार संभव नहीं था। यहाँ पर आप दे सकते हैं कि ओकेजनली पॉसिबल। ठीक है। इसमें ओकेजनली हो जाएगा। एक मिनट में इसको भी कंफर्म कर देता हूँ आपके लिए।
occasionally ठीक है, इसमें ओकेजनली ही होगा, आप ये ओकेजनली पॉसिबल डालेंगे, ठीक है। और ओकेजनली अगर नहीं हुआ इसका उत्तर, क्योंकि मैं अभी ये ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, अगर ये मुझे मिलता है तो मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में ज़रूर सूचना दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसके बारे में उत्तर दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, ठीक है। तो मैं इसको जो है देख लूँगा कि इसका उत्तर क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ओकेजनली अगर नहीं होता इसका उत्तर, तो इसका उत्तर जो है नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। कि ये संभव नहीं था बार बार मिस्टर गेज़लर के पास जो है जा पाना, मतलब रेगुलर लेखक नहीं जा पाते थे, ठीक है। तो इसका आप फिलहाल तो अभी यही नॉट पॉसिबल ही समझिए, ओकेजनली को छोड़ दीजिए, नॉट पॉसिबल ही समझ लीजिए, ओके। आगे चलते हैं, इसके अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। यहाँ पर है लाइक ए कंजरर वॉल्टर डेलामारे क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ डैश। यहाँ पर एक खोजकर्ता के रूप में वॉल्टर डेलामारे जो है वो एक डैश का वातावरण बनाते हैं, मिस्ट्री का। यहाँ पर मिस्ट्री हो जाएगा, मतलब कि एक रहस्य का वातावरण बना लेते हैं। राधास फ्रेंड वेयर डैश अबाउट हर, तो यहाँ पर वरीड हो जाएगा, राधा की जो सहेलियाँ थी वो उनके बारे में बहुत चिंतित थी। अब यहाँ पर एक्टिव पैसिव फिर से आ गया है, पैसिव ऑफ व्हेन डू यू टेक मिल्क, तो यहाँ पर व्हेन इज मिल्क हो जाएगा, डू डज को इज एम आर में बदलते हैं, व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू, ऑप्शन नंबर ए। इसको एक्टिव पैसिव में मतलब कि एक्टिव में बदलना है। माई वॉच वॉज स्टॉलन, तो यहाँ पर समवन स्टोल माई वॉच होगा, क्योंकि आपको मैं जब पढ़ाऊँगा तो नियम बताऊँगा कि समवन को हटा दिया जाता है, तो समवन इसका सब्जेक्ट है, समवन स्टोल माई वॉच। इसमें आपको जो है इनडायरेक्ट में बदलना है, हु हैज़ डन दिस वर्क, राम सेड राम टू श्याम, तो राम आस्क्ड श्याम, या आस्क भरा जाएगा, हु हैड डन दैट वर्क हो जाएगा, हु हैड डन दैट वर्क, राम आस्क्ड श्याम, पहला नंबर ऑप्शन, ठीक है। फिर ही सेड आई लाइक दिस सॉन्ग, तो ही सेड है, तो यहाँ सेड को हम बदल देंगे कि ही सेड दैट ही लाइक्ड दैट सॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ही लाइक्ड दैट सॉन्ग। इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है, ठीक है। इट हैज़ बिन यहाँ हो जाएगा, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग, क्योंकि समय सूचक शब्द इसमें दिया गया है और आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा, तो इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस लास्ट इवनिंग। फिर है हैव यू डैश हर, तो हैव यू सीन हर, हैज़ हैव के साथ भीतरी का प्रयोग होता है, तो सीन लग जाएगा। आई सॉ हिम डैश फॉर यू, वेटिंग फॉर यू, यहाँ पर वेटिंग हो जाएगा, मैंने उसे देखा, मैंने उसे तुम्हारे इंतजार करते हुए देखा, ठीक है। दे वेयर इन्वाइटेड फॉर लंच, ठीक है, दे वेयर इन्वाइटेड फॉर लंच, यहाँ फॉर भरा जाएगा, प्रीपोजिशन भरना है। फिर ही इज़ डैश एट हिज ऑफिस, यहाँ पर ही इज़ एट हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस पर हैं। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यहाँ ऑफ भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग है जो कि कन्विंस है, पहला CONVINCE, पहला डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 95 का डी नंबर। 96 है प्रॉब्लम है, PROBLEM PROB, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर डिस्क्राइब DESCRIBE, डिस्क्राइब, ऑप्शन नंबर ए, ओके। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, स्टडी रिलीजियस बुक्स, ओके, स्टडी रिलीजियस बुक्स, ऑप्शन नंबर सी। मोहन इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता, ये रिमूवल 2 का सेंटेंस है। मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, ऑप्शन नंबर ए। मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। अभी 2 बजे हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में बनाया गया है, इट इज़ 2 o'clock, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं जो कि आपके इस चीज़ के थे। अब हम आते हैं यहाँ पर कि आपका सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव को बच्चों अभी कर पाना संभव नहीं होगा, मैं इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, फिलहाल हम डिस्क्रिप्टिव को बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं फ़िलहाल आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, आज की वीडियो थोड़ी लंबी ही सही, इसको आप देखेंगे। यहाँ पर पहले इसको पढ़ना है और इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। देयर आर मैनी फिश, मैनी काइंड्स ऑफ फिश, देयर आर बिग फिश, स्मॉल फिश, लॉन्ग फिश एंड शॉर्ट फिश। बहुत तरह की मछलियाँ होती हैं, बड़ी मछली, छोटी मछली, लंबी मछली, नाटी मछली, है ना। पीपल नो अबाउट 25,000 काइंड्स ऑफ फिश, 25,000 तरह की मछलियों के बारे में लोग जानते हैं। देयर आर प्रोबेबली 15,000 काइंड्स ऑफ फिश दैट पीपल डू नॉट नो
अबाउट। लगभग 15,000 मछलियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। देयर आर मैनी कलर्स ऑफ फिश, बहुत तरह की रंग की मछलियाँ होती हैं जिसमें लाल, ब्लू, पीली, वाइट, है ना। ऑल फिश डू नॉट ईट द सेम थिंग, सारी मछलियाँ एक जैसी चीज़ें नहीं खाती। सम फिश ईट फ्लाइज एंड अदर बग्स, कुछ मछलियाँ जो हैं मक्खियों को और दूसरे चीज़ों को, जीवों को खाती हैं। सम ईट प्लांट लाइक सीवीड्स, कुछ जो है समुद्री घास खाती हैं। सम फिश ईट अदर फिश, कुछ मछलियाँ दूसरी मछलियों को खाती हैं। द फास्टेस्ट फिश कैन स्विम अबाउट 70 माइल्स पर आवर, जो सबसे तेज़ तैरने वाली मछली लगभग 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैरती है। द लॉन्गेस्ट फिश इज शार्क, सबसे लंबी मछली शार्क है। फिश कैन फील सी फील एंड टेस्ट, फिश जो है वो देख सकती है, महसूस कर सकती है और टेस्ट भी कर सकती है। दे कैन फील पेन टू, उन्हें दर्द भी महसूस होता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फिश डू पीपल नो अबाउट, लोग कितनी तरह की मछलियों के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पीपल नो अबाउट 25,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, तो 25,000 लोगों के बारे में, 25,000 मछलियों के बारे में लोग जानते हैं। हाउ फिस्ट कैन बी द फास्टेस्ट, हाउ फास्ट कैन द फास्टेस्ट फिश स्विम, सबसे तेज़ तैरने वाली मछली कितना तेज़ तैर सकती है। तो द फास्टेस्ट फिश कैन स्विम अबाउट 70 माइल्स पर आवर, 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है। विच इज़ द लार्जेस्ट फिश, सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो यहाँ लार्जेस्ट पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट के बारे में इस पैराग्राफ में कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। तो हम जो है लॉन्गेस्ट को ही लार्जेस्ट लेकर चलते हैं। यहाँ शार्क को माना जा रहा है, ऐसे लार्जेस्ट सबसे बड़ी मछली वेल मछली होती है, लेकिन यहाँ पर हमें अपने मन से उत्तर नहीं देना है, जो इस पैराग्राफ में दिया है उसी में से दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ शार्क को ही उत्तर में डालेंगे। फिर है कैन, व्हाट कैन फिश फील, मछलियाँ क्या महसूस कर सकती हैं। तो वो जो है दर्द को महसूस कर सकती हैं। तो यहाँ हो जाएगा फिश कैन फील पेन। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा है पैराग्राफ कि देयर वाज एन इंसिडेंट विच अकर्ड ड्यूरिंग गांधी जी फर्स्ट ईयर एट द हाई स्कूल, एक घटना है जो गांधी जी पहले वर्ष में थे तब ये घटना घटी। तो मिस्टर गाइल्स द इंस्पेक्टर हैड कम टू ऑन ए विजिट, मिस्टर गाइल्स नाम के एक जांचकर्ता थे, वो आए हुए थे वहाँ पर। ही सेट अप 5 वर्ड्स ऑफ स्पेलिंग एक्सरसाइज, 5 शब्द वर्ड्स दिए जो कि स्पेलिंग टेस्ट के लिए थे। वन ऑफ दीज वाज कैटल, एक शब्द था कैटल, KETTLE। गांधी जी मिस स्पेल्ट इट, गांधी जी ने इसका गलत स्पेलिंग बताया। द टीचर ट्राइड टू प्रॉम्प्ट गांधी जी बट ही डिड नॉट बी प्रॉम्प्टेड, गांधी टीचर ने जो है गांधी जी को बचाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी ने नहीं सुना, देखा नहीं। ही वुड नॉट कॉपी द स्पेलिंग, वो जो है स्पेलिंग को कॉपी नहीं करना चाहते थे। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल द बॉयज स्पेल्ड इट करेक्टली एक्सेप्ट गांधी, इसका परिणाम क्या हुआ कि सारे बच्चों ने गांधी जी के अलावा सबने सही जवाब दिया, लेकिन गांधी जी ने गलत दिया। ही नेवर कुड लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग, लेकिन वो जो है कभी कॉपी करने की कला को नहीं सीख सके, ठीक है। तो हु वॉज मिस्टर गाइल्स, मिस्टर गाइल्स कौन थे। तो वो एक इंस्पेक्टर थे, एक जांचकर्ता थे, ठीक है, जो जांच में आए थे गांधी जी की। What task was set by मिस्टर गाइल्स टू द स्टूडेंट, मिस्टर गाइल्स ने विद्यार्थियों को कौन सा जो है टास्क दिया था। तो 5 स्पेलिंग करेक्शन के लिए दिया गया था। यहाँ है इसका उत्तर, आप देख सकते हैं। ही सेट अप 5 वर्ड्स एज स्पेलिंग एक्सरसाइज, तो यही टास्क उनका दिया गया था बच्चों को। What did the teacher do, टीचर ने क्या किया। तो गांधी जी को बताने की कोशिश की, प्रॉम्प्ट किया, ठीक है। द टीचर ट्राई टू प्रॉम्प्ट गांधी जी बट ही डिड नॉट प्रॉम्प्टेड, नकल करवाने की कोशिश की लेकिन उसने नकल नहीं की। What was the effect of teachers action on गांधी जी, टीचर का क्या प्रभाव पड़ा गांधी जी पर। तो गांधी जी जो है मतलब कि वो कॉपी करने की कला नहीं सीख सके, जो टीचर सबको सिखाना चाह रहे थे, लेकिन गांधी जी वो नहीं सीख सके, ठीक है। फिर से आपको एक पैराग्राफ है, इसमें जो है ट्रीज़ के बारे में दिया है। ट्रीज़ आर वेरी एसेंशियल टू आवर एनवायरनमेंट, पेड़ हमारे वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर कंपोनेंट प्रोवाइडेड बाय द ट्रीज इज़ ऑक्सीजन, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी चीज़ जो पेड़ हमें देती है वो है ऑक्सीजन। वी गेट ऑल द मिनरल्स एंड विटामिन्स नीडेड फॉर आवर प्रॉपर हेल्थ एंड ग्रोथ फ्रॉम द फ्रूट्स एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट लाइक वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ग्रेन्स ETC। हमें जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे हम मिनरल्स हैं, खनिज लवण हैं, विटामिन्स हैं, ठीक है, ये प्रॉपर हेल्थ चाहे हमारे स्वास्थ्य के लिए हो, हमारे विकास के लिए हो, ये हमें फलों से मिलते हैं या फिर दूसरे पौधे के जो चीज़ें हैं उससे, जैसे सब्जियां हैं, अनाज है, ठीक है, दालें हैं, उनसे। द रूट्स ऑफ द ट्री प्रिवेंट सॉइल इरोजन, पेड़ के जो जड़ हैं वो मिट्टी के कटाव से बचाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि वाई आर ट्रीज एसेंशियल, पेड़ हमारे लिए ज़रूरी
क्यों है? क्योंकि पेड़ जो है पर्यावरण को बचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रीज आर वेरी एसेंशियल टू आवर एनवायरनमेंट, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्री, हमको पेड़ से क्या क्या मिलता है? तो ऑक्सीजन मिलता है, फल मिलता है, सब्जियां मिलती है, विटामिन मिनरल, जितना भी चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पर पैराग्राफ में दिया वो सब लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द मेजर कंपोनेंट प्रोवाइडेड बाय ट्री, सबसे मेजर कंपोनेंट क्या है? तो वो ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन इज द मेजर कंपोनेंट प्रोवाइडेड बाय द ट्री, ठीक है। व्हाट डू द रूट्स ऑफ द ट्री प्रिवेंट, पेड़ की जड़ें किससे रक्षा करती हैं? तो सॉइल इरोजन से, ठीक है। तो यहाँ पर सॉइल इरोजन हो जाएगा मिट्टी के कटाव से। अब यहाँ पर ये जो पैराग्राफ दिया गया है ये आपका कहानी से दिया गया है, ठीक है। ये फर्स्ट कहानी मी एंड पहला कहानी जो है आपका द पेस फॉर लिविंग, उसकी जो है आर.सी. हचिंसन की कहानी से लिया गया है। द आई स्पीक विथ प्रिजुडिस, मैं मतलब कि पूरे इंसाफ के साथ कहता हूँ, ठीक है। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, क्योंकि मैं धीमी सोच वाली जाति से आता हूँ, ठीक है। ये कहते हैं कि मैं बिना भेदभाव के कहता हूँ कि जो है मैं धीमी सोच वाली जाति से आता हूँ। आई एम वन ऑफ दोज हु आर श्योर टू गेट द लोएस्ट मार्क इन एनी, यहाँ पर एनी इंटेलिजेंस टेस्ट होना चाहिए, लिखा गलती है, चलो कोई बात नहीं है। तो मैं ये निश्चित करता हूँ कि मुझे सबसे कम इंटेलिजेंस टेस्ट में नंबर आएंगे, बिकॉज दोज टेस्ट आर ऑल द वन आई हैव कम अक्रॉस सीम टू बी डिज़ाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स। क्योंकि आज तक मैं जिन टेस्टों से रूबरू हुआ हूँ, जिन परीक्षणों से रूबरू हुआ हूँ, वो सब इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो दिमाग की गति को नाप सकें किसी और चीज़ की तुलना में ज़्यादा, ठीक है। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरेबली हैंडीकैप्ड, तो ये जाहिर सी बात है कि हम जो धीमी सोच वाले व्यक्ति हैं वो पूरी तरह से अपाहिज हैं किसी भी काम को करने के लिए। इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, मतलब अपनी जीविका कमाने के लिए अपाहिज हैं। बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट नाउ जस्ट नाउ इज़ नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ वंस माइंड एज इट इज़ यूज फॉर एन्जॉयमेंट। तो जो मैं अब सोच रहा हूँ दिमाग के इस्तेमाल के बारे में, वो प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में नहीं बल्कि इन्जॉयमेंट के बारे में है। क्योंकि आपने कहानी में पढ़ा था, इसके बाद वो गए थे कहानी में सिनेमा हॉल। सॉरी, यहाँ पर है टू विच ट्राइब डिड द राइटर बिलोंग टू, लेखक किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं? तो ये स्लो थिंकर्स की ट्राइब से बिलोंग करते हैं। हाउ आर टूडेज इंटेलिजेंस टेस्ट डिज़ाइन, आज के समय इंटेलिजेंस टेस्ट किस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं? टू स्पीड, तो यहाँ हो जाए दे आर डिज़ाइन टू स्पीड द मेज़र द स्पीड ऑफ वंस माइंड, मतलब ये किसी व्यक्ति के दिमाग की गति को मेज़र करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। फिर व्हाट इज़ द राइटर थिंकिंग अबाउट, लेखक किस विषय में सोच रहा है? तो लेखक इस विषय में सोच रहा है कि दिमाग का इस्तेमाल जो है प्रैक्टिकल यूज़ के लिए ना होकर के इन्जॉयमेंट के लिए कैसे होगा। फिर मेक सेंटेंस विथ हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड से या फिर इन्जॉयमेंट से, ये दो शब्दों से आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका पैराग्राफ में ही देख पा रहे हैं, पैराग्राफ वाले शब्द को आप छोड़ दीजिएगा, इसको आप कहीं और से दूसरा वाक्य लेकर बनाइएगा। तो हैंडीकैप्ड पीपल आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर एनी हेल्प, ये आप बना सकते हैं, ठीक है। कि अपाहिज लोगों को अपने कार्य के लिए दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है। इन्जॉयमेंट के लिए बात करते हैं कि इन्जॉयमेंट इज आवर लाइफ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल डेवलपमेंट, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं कि ये आनंद जो है हमारे जीवन में हमारे मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग वाइज एंड वंडरफुल, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। तो ये एक कविता है कि सभी चीज़ें सुंदर और आकर्षक हैं, सभी चीज़ें छोटी बड़ी हैं, ठीक है। ऑल क्रिएचर्स, जो जीव हैं छोटे बड़े हैं, सभी चीज़ें जो है बहुत ही बुद्धिमान और आकर्षक हैं और ईश्वर ने उन सबको बनाया है। ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, हर छोटी से छोटी कली जो खिलती है। ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग, हर छोटे से छोटे पक्षी जो गाते हैं। ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, ईश्वर ने उनके रंगों भरे जीवन को बनाया है, रंगीनियों को बनाया है। ही मेड देयर टीनी विंग्स, इन्होंने, ईश्वर ने ही उनके छोटे छोटे पंख बनाए हैं, ठीक है। तो ये थी छोटी सी कविता। उस कविता से देखिए क्या क्या प्रश्न है कि व्हाट इज़ वाइज, वंडरफुल एंड वाइज। तो वंडरफुल और वाइज क्या है? तो ये ऑल थिंग्स, सभी चीज़ें वंडरफुल है, सभी चीज़ें वाइज हैं। व्हाट मेक्स द फ्लावर ओपन एंड बर्ड सिंग, कौन सी चीज़ है जो पक्षियों को खुलने में जो है मदद करती है और पक्षियों को गाने में मदद करती है और फूलों को खिलने में मदद करती है। तो ईश्वर ही हैं जो ये काम करते हैं। हर एक, यहाँ देख रहे हैं कविता में, ईच लिटिल फ्लावर दैट्स ओपन, हर छोटे से छोटे कली जो खिलती है, हर पक्षी जो गाता है, वो सब उन्हीं की माया है।
हु इज़ ही इन द पोएम, इस कविता में ही जो है किसको कहा गया है, तो ही के जगह पर आप जो है उत्तर लिख सकते हैं ही इंडिकेट्स टू या ही रिफर्स टू ऑलमाइटी। ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान, या फिर गॉड कह सकते हैं आप, ठीक है, गॉड लिख सकते हैं सीधा उत्तर, ठीक है। या फिर आपको देखिए एक और कविता यहाँ पर दी गई है कि नॉट गोल्ड बट मैनी मैन कैन मैनी ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, मतलब सोना नहीं, केवल जो है व्यक्ति ही है जो किसी को महान बना सकता है, किसी को सुदृढ़ बना सकता है। मैन हु आर ट्रूथ एंड ऑनर्स सेक स्टैंड फर्स्ट फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग, तो जो व्यक्ति सच्चे हैं, ईमानदार हैं, वही जो है काफ़ी लंबे समय तक स्वस्थ, मतलब कि अच्छे रहते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, उनका नाम लंबे समय तक चलता है। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप, जो बुद्धिमान ताकतवर लोग हैं वो काम करते हैं, बाकी दूसरे जो है वो सोते हैं। हु डेयर वाइल अदर फ्लाई, जो साहस करते हैं वो उड़ भी पाते हैं। दे बिल्ट ए नेशंस पिलर डीप, और यही जो साहसी लोग होते हैं ये एक देश की जड़ों को और मजबूत करते हैं, पिलर को मजबूत करते हैं। एंड लिफ्ट दैम टू द स्काई, और किसी देश को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग, तो यहाँ पर ब्रेव मैन, ठीक है, कोई बहादुर इंसान ही जो है, एक सच्चा इंसान, एक ऑनर्ड इंसान जो है, वही देश को महान और ताकतवर बनाता है। What sort of man strengthen the foundation of a nation, तो यहाँ पर किस तरह का गुण है तो जो किसी देश को मजबूत बनाता है, ताकत देता है, उसके फाउंडेशन को रखता है, तो ब्रेव मैन, यहाँ पर जो है ब्रेव मैन हो जाएगा ऑप्शन में। ब्रेव मैन स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ ए नेशन, ये लिख सकते हैं। फिर हु इन द ओपिनियन ऑफ द पोएट आर रियली ब्रेव, लेखक के अनुसार सचमुच ताकतवर कौन है, तो जो व्यक्ति सच्चे हैं, जो व्यक्ति ऑनर्ड हैं, वही जो है लेखक के अनुसार सचमुच ताकतवर हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं इन प्रश्न उत्तर में से आपको जो है 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो हाउ डिड गिल्लू सस्टेन द आउंड्स, तो गिल्लू को चोटें कैसे आए, तो बाय असॉल्ट ऑफ 2 क्रॉज, ठीक है, गिल्लू सस्टेन आउंड बाय असॉल्ट ऑफ 2 क्रॉज, ये आप लिख सकते हैं। फिर हु इज़ द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, मतलब कि जो बूढ़ा मकई का व्यापारी है वो कौन है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इज़ द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले द राइटर वाज वॉचिंग इन डबलिन, तो ये जो बूढ़ा मकई का व्यापारी है वो एक चीफ कैरेक्टर है नाटक का, उस नाटक का मुख्य किरदार है जिस नाटक को लेखक जो है डबलिन में देख रहे थे। व्हाट इज़ सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर के अनुसार सिविलाइजेशन क्या है, तो हुमायूं कबीर के अनुसार सिविलाइजेशन वही है जो मतलब कि एफ्लोरेंस ऑफ कल्चर, मतलब कि कल्चर का एक खिला हुआ रूप ही सिविलाइजेशन है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा, मैं इस प्रश्न का एक सही उत्तर को आपको बता दूं। तो सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर, सिविलाइजेशन एक समाज की संस्था है जो एक कंडीशन, एक परिस्थिति बनाती है जिसमें कि जो है हमारी संस्कृति विकसित हो सकती है, ठीक है। ये है हुमायूं कबीर के अनुसार व्हाट इज सिविलाइजेशन का उत्तर। व्हाट डिड अकुल्या टेल मलाशा नॉट टू डू, अकुल्या ने मलाशा को क्या नहीं करने के लिए कहा, अकुल्या ने मलाशा को कहा कि जो है मतलब कि बिना जूते मोजे उतारे पानी में मत जाओ, ठीक है, या फिर जो है पानी के छींटे मत उड़ाओ, ये कहा था उसको। अकॉर्डिंग टू पोप हु इज़ अ हैप्पी मैन, तो लेखक के अनुसार, अलेक्जेंडर पोप के अनुसार जो है एक सुखी व्यक्ति कौन है, तो वो ऐसा व्यक्ति जो संतुष्ट है वही सुखी है। अकॉर्डिंग टू पोप द मैन हु इज़ कॉन्टेंटेड इज़ अ हैप्पी मैन। हाउ वेयर द विंग्स ऑफ कोयल चैड, तो यहाँ पर कोयल के पंख कैसे झुलसे हैं, तो यहाँ पर जो है कोयल के पंख जो हैं वो आग में झुलसे हैं, और किस तरह की आग है, ये प्रेम की आग है जो आम के वृक्ष के उपवन में उसको जो है ये आग लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा द विंग्स ऑफ कोयल, द विंग्स ऑफ कोयल आर चेड बाय द, एक मिनट रुक जाइए, द फायर ऑफ लव, ठीक है, मतलब प्रेम की अग्नि ने कोयल के पंखों को जलाया है।
हाउ वेयर द ये तो हो गया कि हाउ डिड मार्था टेल हर स्टोरीज। मार्था अपनी कहानियाँ कैसे कहती हैं, तो मार्था अपनी कहानियों को कहने के लिए अपने केहूनी को नीचे की ओर रख देती है और फिर जो है अपनी छोटी से सर को हिलाते हुए कहती है और उसकी आंखें आधी कहानियाँ कह देती हैं। ठीक है, ये था इसका उत्तर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि मार्था टेल हर स्टोरीज विथ हर स्लिम हैंड्स, राउंड फेस एंड ब्लेंडेड नीज। ठीक है, इस तरह से। फिर है हु इज़ रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, तो द पॉटर हो जाएगा। द पॉटर इज़ रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। कौन जो है मतलब कि नींद की दुनिया का विजेता है, तो ये जो है पॉटर है, मालवाहक है। व्हाट डिड द लॉयर डू इन द सेकेंड ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, सेकेंड ईयर में लेखक ने मतलब कि सॉरी ये जो द बेट कहानी की जो है ना, इसमें सेकेंड ईयर में मतलब जब दूसरी साल की बात हुई तो उस दौरान लॉयर ने क्या किया, जब लॉयर कैद में था तो उसने क्या किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड ईयर में लेखक ने ना ज़्यादा मतलब कि कोई भी तरह का कोई भी ना मतलब कि ज़्यादा उसकी आवाज़ें नहीं सुनी गई, उसको सिर्फ जो है क्लासिक्स मतलब कि म्यूज़िक वगैरह जो है सुनने को दिया गया। ठीक है, तो उसने क्लासिकल म्यूज़िक सुना है। तो यहाँ पर उत्तर आप लिख सकते हैं इन द सेकेंड ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट द लॉयर was heard no longer and the lawyer asked only for classics। ठीक है, what does the mother advises to her daughter, तो यहाँ पर मदर बेटी को क्या एडवाइस करती है, तो मदर एडवाइसेज हर डॉटर टू बिलीव इन हर सेल्फ, मतलब खुद में विश्वास रखने के लिए कहा गया था उसको, और जो है टू डिटरमाइन हर अनफुलफिलमेंट, मतलब अपनी अनफुलफिलमेंट को उसको पता करने के लिए कहा गया था कि जितना तुम अपने असंतुष्टि को जानोगे उतना अपने संतुष्टि के नज़दीक रहोगे। फिर आपको पैराग्राफ लिखने के लिए कहा गया, इस पर आप कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो मैं इस पर एक वीडियो लाऊंगा जिसमें कि इन सब पर मैं एक एक पैराग्राफ लिखकर आपको दे दूंगा। ठीक है, कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट, ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है इस बार के लिए कि कोविड-19 और उसका समाज पर प्रभाव। फिर योर स्कूल, आपका विद्यालय, यूनिटी रेस्टोरेंट, एकता में ही बल है, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, टेलीविज़न, टीवी, है ना, तो इन सब पर आप लिख सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। और फिर यहाँ पर जो है इसमें से आपको कोई 3 का उत्तर देना है। यहाँ पर इसको भी आप पहले कोशिश कीजिए क्योंकि आज की वीडियो ऐसे भी 1 घंटे की लगभग होने जा रही है, तो आप इसको कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं इसको अगले वीडियो में लाकर आपको दूंगा। जैसे आपको मैं समझा देता हूँ फिलहाल कि ये है क्या। तो जैसे पहला प्रश्न है 6 नंबर की, रवि, यू आर रवि प्रेसिडेंट ऑफ क्विज़ कमेटी, आप रवि हैं जो कि क्विज़ कमेटी के एक प्रेसिडेंट हैं। आपको एक नोटिस तैयार करना है 50 से 60 शब्दों में इन बच्चों को जो है क्विज़ कंपटीशन में आने के लिए। ठीक है, और उसमें जो है कोविड-19 के बारे में जो है ये होगा क्विज़ कंपटीशन, उसी से जुड़ी हुई जानकारियाँ पूछी जाएंगी इसमें, तो इसके बारे में आपको एक नोटिस तैयार करना है। ठीक है, फिर है राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स अबाउट द चीफ मिनिस्टर्स विजिट टू फ्लड अफेक्टेड एरियाज, मतलब कि एक रिपोर्ट तैयार कीजिए जो कि 60 से 70 शब्दों में हो, और ये चीफ मिनिस्टर जो हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गए हैं उनके बारे में ये रिपोर्ट तैयार करना है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखें। रिक्वेस्ट हिम ही टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कल्चरल एक्टिविटीज़ इन द स्कूल, उनसे ये अनुग्रह करना है कि आपके विद्यालय में एक ऐसा मंच दिया जाए छात्रों को जहाँ से वो कल्चरल एक्टिविटीज़ को कर सकें। ठीक है, राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिता को एक पत्र लिखें। इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर इस गुड रिजल्ट इन द फाइनल एग्ज़ाम, उसमें आप अपने पिता को ये बताएंगे कि आपके परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं। राइट ए स्पीच इन अबाउट 50 to 70 वर्ड्स ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ सैनिटेशन, अपने मतलब कि आपको एक स्पीच तैयार करना है, एक भाषण तैयार करना है 50 से 70 शब्दों में जो कि सफाई व्यवस्था के महत्व को बताएगी। ठीक है, और एक लास्ट में एक मैसेज तैयार करना है 30 से 40 शब्दों में, अपने फ्रेंड को देना है ये, आस्किंग हिम टू बी रेडी फॉर एक्म्पनिंग यू टू मार्केट, और उससे उस संदेश में यही कहना है कि मेरे साथ बाज़ार चलो। ठीक है, इसको आप अपनी भाषा में जिस प्रकार से आप कर सकते हैं कीजिए, नहीं तो मैं इसके ऊपर आपको एक वीडियो लाकर दूंगा ज़रूर। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। काफ़ी दिनों के बाद मेरी वीडियो आई है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप लगातार वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ और कोशिश कीजिए अपनी तैयारी अच्छे से हो सके, और मैं जल्द ही आपको जो है वॉइस की वीडियो और एक्टिव पैसिव की वीडियो ज़रूर लाने का प्रोवाइड करूँगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगी है, और साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करने को कहें इस चैनल को, और जुड़े रहिए चैनल के साथ।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।